वीर बहुत देर सोचने के बाद घर के अंदर आ गया। इस टाइम हॉल में कोई नहीं था तो वो सीधा अपने रूम में चला गया और जाके अपने खिड़की पे पास रखी काउच पे बैठ गया। वीर के दिमाग में अभी भी राघव की बातें किसी कील की तरह चुभ रही थी। राघव की बातें से वीर बहुत परेशान हो गया और वहीं बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम के टाइम वीरेन ने आकर देखा तो वीर अपने काउच पे ही लेटा हुआ था। वीर को इस तरह लेटा देख वीरेन हल्के से मुस्कुराए और उसको जगाते हुए बोला, अरे वीर, आज खाना नहीं खाना क्या, सोते ही रहना है क्या? देखो आपको सोते सोते रात हो गई है, चलो खाना खा लो, वैसे भी आज तुम्हारी रोशनी भाभी ने खाना बनाया है। वीर जो कि अब तक उठ चुका था वो चेहरे पे हल्की स्माइल लेकर बोला, सीधा सीधा बोलो ना, आपको बीबी के खाने की तारीफ करनी है इसलिए बुलाने आए हो? स्माइल स्माइल। वीर की बात पे वीरेन बोला, वीर सच में आपको जगाना शेर की गुफा में जाने जैसा है। बाहर निकले हैं तो घायल होकर ही निकले। स्माइल स्माइल। वीरेन और वीर दोनों इस बात पे हंस दिए। सब लोग खाने को आ चुके थे। भानु से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए उसने जल्दी खाना शुरू कर दिया था। बाकी सब एक एक करके आ गए थे। सिया अभी अभी अपने रूम में थी। वो राघव के जाने से थोड़ी परेशान थी। फिर रुद्र को लेकर नीचे आ गई और सबके साथ बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद सबने रोशनी की बहुत तारीफ की। सबने रोशनी को नेक दिया। वीर छोटा था फिर भी उसने भी गिफ्ट दिया। बापूजा वहां से जा चुके थे और सिया जैसे ही रोशनी की तरफ जाने लगी उसके सिर से उसका पल्लू गिर गया था जिसका उसको पता मा लगा। सिया रोशनी को नेक देकर उसे आराम करने का बोलकर अपने रूम में जाने के लिए जैसे ही पलटी, पीछे से मासा ने आवाज देकर कहा, रे वीदनी या कथे चालवादी, थारे को भान कोनी, थारा लाज का घुघट कट्टे जावे या बात तन्ने पतो कोनी। अरे थम तो या कुटुंब की बड़ी विंदनी से थारे को अब कायदे बताने की जरूरत आन पड़ी कहे। मासा ने सिया के गिरे हुए पल्लू की वजह से उसको अच्छा खासा सुनाते हुए कहा। सिया जो मासा की बात को सुनकर वहीं के वहीं रुक गई थी और बाकी सब लोग भी अपनी जगह पे ही खड़े रह गए थे। सिया एक तो राघव के जाने पे थोड़ी परेशान थी, दूसरा मासा का सबके सामने उसे ये सब कहना। सिया के चेहरे पे क्रोध और दुख के मिले जुले भाव उभर आए थे। सिया ने अपनी क्रोध से लाल हुई आंखों को कुछ पल के लिए रोक लिया। वो अपनी जगह पे ही खड़ी रही। उसके पीछे उसको सारी देवनियां वही खड़ी होकर उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सिया पलटी और मासा को जवाब देते हुए बोली, मासा हम कुछ नहीं भूले हैं, सब पता है एक औरत के लिए उसकी लाज शर्म क्या होती है। पर एक बात आप भी समझ लीजिए, इज्जत पर्दे में रहने से चुप रहने से नहीं होती बल्कि इज्जत होती है मन में, और हमारे मन में इस परिवार की क्या इज्जत है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी सबको भी यही कहेंगे कि इज्जत दिल में और नजरों में होनी चाहिए ना कि पर्दे की आड़ में। फिर अपनी जगह से जाने लगी और जाते जाते बोली, मासा हम आपकी बातों को समझते हैं और गलत चीजों को नहीं समझते और ना ही किसी और को कहेंगे कि वो गलत के आगे चुप रहे। सिया ने स्टना कहा और वो अपनी जगह से रूम में आ गई। दूसरी ओर वीर सिया के इस जवाब को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे सिया का कहना बिल्कुल सही लगा और वीर के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों को सिया की बात सही लगी, पर कोई कुछ बोला नहीं। सब अपने अपने कमरे में आ गए थे। रोशनी तो माशा के इतने कठोर रूप और नियमों को देखकर मन ही मन बोली, मासा से तो बचकर रहना होगा, टंग आउट टंग आउट। वैसे भी हम कहाँ सिया भाभी सा की तरह तर्क दे पाएंगे। वो किस तरीके से अपनी बात सामने वाले के आगे रखती है, वाकई भाभी के हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। इतना सोच के वो कर जाने के लिए पैकिंग करने लगी। तारानकन 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 तारानकन। दूसरे दिन रोशनी और वीरेन निकल गए अपनी नौकरी वाली जगह के लिए। भानु और पायल भी अजमेर आ गए थे। शाम को सिया और वीर भी निकल रहे थे। उनके जाते समय माशा बोली, वीदनी महा थारी दुश्मन न हूँ महा, तो थारे को बस बड़ी वीदनी होने के वास्ते थारा फर्ज थारे को बतारी। इब्जे काल की छोरी जो पतो कोनी अंग्रेजी में कई किट पिट करे तो बस वा के वास्ते वाकू महारे परिवार की आनंद बान के बाता समझावा के वास्ते थारे को वा सब बोला। सिया भी मासा की बात पे हल्के से मुस्कुराए और बोली, माशा हम इस परिवार की लाज को सबसे पहले रखते हैं और आपसे वादा करते हैं कि हमारी सारी देवरानी को भी समझा कर रखेंगे। पर हमको बेस में आपकी ये रूढ़ीवादी बातें पसंद नहीं आती इसलिए हम बोल देते हैं। इतना कह के सिया ने माशा के पैर छुए और आगे बढ़ गई।
वीर रुद्र को लेकर पहले ही अपनी गाड़ी में चला गया था। वीर सिया के साथ पहले सिया की जगह पहुंचाने के लिए निकल लिया था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी सिया के फोन पे किसी का फोन आया। सिया ने फोन उठाकर हेलो कहा। सामने से आवाज आई, मैम आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ चुके हैं, आपको अब उदयपुर जाना होगा। आपकी पोस्टिंग वही हुई है, आपको कल का कल हो जाकर ज्वाइन करना होगा। आपका ट्रांसफर बहुत पहले हो गया था लेकिन आप अपनी छुट्टी पे थी, इसलिए आपसे आज बात हुई है, आपको कल ही जाकर ज्वाइन करना होगा। सिया जो अब तक सामने वाले की बात को चेहरे पे बदलते एक्सप्रेशन के साथ सुन रही थी, वो एकदम से बोली, हम कल का कल ही ज्वाइन करना है और आप हम अब बता रहे हैं। तो सामने आवाज आई, मैम आपके घर लेटर भेजा था पर वहां से कोई जवाब नहीं आया तो आज आपको फोन किया। सिया परेशानी के भाव लेकर बोली, वेल हम अपना ऑर्डर लेकर कल ही ज्वाइन कर लेंगे, आप हमारे फ़ोन पे हमें हमारे ट्रांसफ़र ऑर्डर भेज दीजिए। ट्रांसफ़र? क्या, कब और कौन सी जगह? वीर ने अचानक से चौंकते हुए एक साथ कई सवाल कर दिए। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। सिया ने फ़ोन काट के वीर की तरफ देखकर कहा, वीर हाँ हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, पर अच्छी बात यह है कि हमारा ट्रांसफ़र उदयपुर हुआ है और अभी हमें उदयपुर ही जाना होगा क्योंकि हमको कल का कल ही जाकर ज्वाइन करना है। तो आप गाड़ी उदयपुर के मोड़ पे ले चलो। वीर सिया की बात सुनकर खुश होकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो आपके पास हम भी होंगे। वैसे भी भाई तो कितना चाहते थे कि आपका ट्रांसफ़र या तो उदयपुर या अजमेर हो जाए, और देखो आप उदयपुर आ गई। वीर की इस बात पे सिया हल्की सी मुस्कुरा दी। कुछ देर दोनों खुश होने के बाद वीर ने है गाड़ी उदयपुर की तरफ मोड़ दी। शाम होते होते वो लोग उदयपुर पहुंचने वाले थे। सिया ने राघव को भी अपने ट्रांसफ़र के बारे में बता दिया था। राघव ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब सिया उदयपुर में अकेली नहीं होगी, वीर भी होगा वहाँ। सिया ने घर भी सबको बता दिया था। माशा बापू सा सभी ये जानकर खुश हुए कि चलो अब हमारी बहू अब वहाँ अकेली नहीं होगी, अब वीर भी होगा वहाँ, और सिया को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तब वीर उनके पास पहुँच जाया करेगा। शाम के 7 बजे के आसपास वो लोग उदयपुर पहुंचे। सिया में पहले ही रास्ते में आते टाइम अपने गेस्ट हाउस में बात कर ली थी तो वो रुद्र के साथ वहीं रुकने वाली थी। वीर का मन तो नहीं था कि वो यहाँ अकेली रुके, पर सिया के कहने पर वो अपने हॉस्टल चला गया था। सिया ने उसे कल सुबह आने का बोल दिया तो वो बेमन से वहां से चला गया था। सुबह के 8 बजे वीर सिया के गेस्ट हाउस पहुंचा। सिया पहले से ही तैयार होकर उसका वेट कर रही थी। वीर के आते ही वो लोग सीधा एसडीएम ऑफिस पहुंचे। सिया के जाते ही वहां कार्यरत लोगों ने उसको वहां आने की बधाई दी। सिया ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिया ने जल्दी से अपने ज्वाइनिंग पेपर से साइन लिए और आगे भेजने के लिए एक क्लर्क के हाथों भेज दिया। सिया ने वहां की कुछ फाइल देखी और अपने काम से रिलेटेड चीजें देखी। वो वहां कम से कम 3 घंटे रुकी। तब तक वीर रुद्र को अपने साथ गाड़ी में ही खिला रहा था। सिया अपना काम करके वापस अपने सामना को लेने की बात कह के 4 दिन बाद आने का कहकर वापस गाड़ी के पास आ गई थी।